10 आप देख रहे हैं। बात अब बिहार की होगी। बिहार सरकार आज यहाँ पर सम्राट विस्तार है। सम्राट सरकार में आज 32 नए मंत्री शपथ लेंगे और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचने वाले हैं। पीएम एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए गांधी मैदान जाएंगे, जहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सम्राट कैबिनेट में शामिल होंगे। निशांत कुमार ने पहले डिप्टी सीएम बनने से इनकार किया था, लेकिन अब वो सम्राट सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। आज जिन 32 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है, उनमें बीजेपी कोटे से 15 और जेडीयू कोटे से 13 मंत्री शपथ लेंगे। चिराग की पार्टी से 2 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आगे आपको बताएंगे किस किस को फोन आ गया है और किसकी संभावनाएं अब निल हो गई हैं। वो सारे नाम आपके सामने हम एक एक करके रखने जा रहे हैं और चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात रोड शो की और आज के शपथ ग्रहण समारोह की कर लें। एक छोटी सी टिप्पणी अजय जी, वो नाम दिखाने से पहले कि बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तस्वीर तैयार कर ली है। आज पहले यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, फिर एक दिन के बाद पश्चिम बंगाल में बड़ा कार्यक्रम होगा, अगला हफ्ते तक आते आते फिर असम में कार्यक्रम होगा। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ऐसी है कि लगातार वो सुर्खियों में छाई रहेगी। बिल्कुल, जो जीत मिली है, बड़ी जीत, एक तो ये तीनों बड़ी जीत है। बिहार में मुख्यमंत्री अपना बीजेपी का बनना, ये भी बड़ी जीत है। उसके बाद बंगाल में मुख्यमंत्री बनना, असम में फिर तीसरी बार जीतना। तो ये जितनी बड़ी उपलब्धि है, उतना ही बड़ा इवेंट क्रिएट करना है भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, अब चलिए एक एक करके नामों पर भी बात कर लें और सबसे पहले पार्टीज की बात कर ले। किस पार्टी को कितनी तवज्जो, कितनी तरजीह दी जाने वाली है इस कैबिनेट में? खूब लग रहा है वहां पे आवाजें हो रही हैं जहां पर ये कार्यक्रम होना है। और सम्राट चौधरी की आप तस्वीर देख रहे हैं, आज सुबह वो भी पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। अगर नीतीश आप मुझे सुन पाए हो तो मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा देती हूँ। देखिए, सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन 2 डिप्टी सीएम में ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब निशांत की एंट्री हो सकती है या केवल किसी मंत्रालय के वो मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो ये कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होने जा रहा है, नीतीश? देखिए, अब तस्वीर साफ हो गई है। कल से ही इस बात की चर्चा थी कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन नया चेहरा होगा। अब ये सारी तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने अपना कोटा कहें फुल कर लिया है, क्योंकि 15 मंत्री आज बीजेपी से बन रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं। 16 सीटें जो है बराबर बांटी गई हैं बीजेपी और जेडीयू में। तो बीजेपी का कोटा पूरा हो गया है। आज 15 मंत्री बन रहे हैं, 13 मंत्री जेडीयू से बन रहे हैं और 2 डिप्टी सीएम पहले ही शपथ ले चुके हैं। तो इस तरह से 15 संख्या हो गई जेडीयू की, यानी एक सीट यदि जो बच गई वो सिर्फ अब जेडीयू की बच गई है। इसके अलावा घटक दलों में एलजेपीआर के पास 2, हम और आरएलएम के पास 1-1 सीटें हैं। जहां तक निशांत की बात है, निशांत मंत्री बन रहे हैं और जाहिर है उन्हें जो मंत्रालय मिल रहा है उसको लेकर अब चर्चा हो रही है। हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जा सकता है, ग्रामीण विकास जैसा अहम मंत्रालय दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम जाहिर है अभी विजेंद्र यादव हैं और विजय चौधरी हैं, तुरंत इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में यदि विजेंद्र यादव राजनीति से संन्यास लेते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ऐलान किया था, तो उस सूरत में निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही चूंकि निशांत तैयार नहीं हो रहे थे डिप्टी सीएम बनने को, सरकार का हिस्सा बनने को, तो जाहिर है इसके बाद अभी जेडीयू के जो नेता कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे थे, वो चाह रहे थे कि निशांत सत्ता का हिस्सा बने, सरकार का हिस्सा बने। तो उनकी ये मांग पूरी हो गई है। फिलहाल निशांत बतौर मंत्री नजर आएंगे, लेकिन संभव है कि वो बाद में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो रिपीट होने वाले मिनिस्टर्स हैं, वो जो नाम है नीतीश, इनमें वो कौन कौन से नाम हैं जो फिर से रिपीट किए जा रहे हैं? देखिए, इसमें अधिकतर नाम जो हैं वो रिपीट ही हो रहे हैं, कुछ नाम जरूर नए हैं। बीजेपी से जो मंत्री बनेंगे उनमें विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से जीते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये वो नाम है जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इससे पहले चूंकि सिवान का इलाका जो बगल का इलाका है वहाँ से मंगल पांडे हुआ करते थे, तो ऐसे में इनके लिए रास्ता मुश्किल हो रहा था। इस बार मंगल पांडे चूंकि मंत्रिमंडल में नहीं है, तो ये वजह है कि मिथिलेश तिवारी को जगह मिल गई है। केदार गुप्ता पहले भी मंत्री रह चुके हैं, रमा निषाद भी पिछली सरकार में मंत्री थी,
प्रमोद चंद्रवंशी एमएलसी हैं, इसके अलावा लखेंद्र पासवान भी रह चुके हैं, संजय टाइगर भी मंत्री रह चुके हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ये पहली बार मंत्री बन रहे हैं, रामचंद्र प्रसाद ये भी पहली बार मंत्री बन रहे हैं। और नंद किशोर राम के बारे में एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं, ये जनक राम के पीए रह चुके हैं। जनक राम की चर्चा हो रही थी कि मंत्री बनेंगे, उनके नामों पर भी कयास चल रहा था, लेकिन उनकी जगह उनका पीए रह चुका व्यक्ति, उनको राजनीति में लाया हुआ व्यक्ति वो है जनक राम। और नंद किशोर राम अब जो है वो रामनगर की सीट से जीते हैं और वो भी पहली बार जीते और मंत्री बनने जा रहे हैं। जी नीतीश, आप रहे हमारे साथ। तो जो ये पूरी कैबिनेट अमिताभ जी दिखाई दे रही है, उसमें कुछ नए नाम हैं और ज्यादातर पुराने नाम दिखाई दे रहे हैं। जरा नए नामों की लिस्ट भी दर्शकों के सामने रख दें। ग्राफिक्स हमने पूरा तैयार किया हुआ है, मेहनत हमारी टीम ने भी पूरी की है। तो जो नए नाम है उनमें है नंद किशोर राम, इसके अलावा नए नामों में श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल। निशांत कुमार के बारे में तो हम सबसे पहले चर्चा कर ही लेते हैं। नीतीश कुमार के बेटे हैं। एक रिलक्टेंस उनके अंदर था कि वो नहीं आना चाह रहे थे पॉलिटिक्स में आए, फिर वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहिए। ये नाम कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो फैमिली कंट्रोल पे ही चलते हैं। कोई भी आप नॉर्थ में नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए और नीचे उठा लीजिए तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी जो है डीएमके। जिस भी रीजनल पार्टी के पास फैमिली कंट्रोल नहीं है, आज उसकी जो फ्यूचर है क्वेश्चन मार्क है। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी कौन है हमें नहीं पता और क्वेश्चन मार्क है पार्टी के ऊपर। एआईएडीएमके ये चुनाव में वो हारी है, अगर क्योंकि अभी भी कुछ पता नहीं कि वो सरकार में रहती है, आउटसाइड सपोर्ट करती है, क्या करती है। अगर वो अगले 5 साल तक पावर में नहीं रहती है किसी फॉर्म में, तो क्योंकि ईपीएस का भी कोई सक्सेसर नहीं है, क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी पार्टी। तो इसीलिए जेडीयू जैसी पार्टी जो है उसमें फैमिली कंट्रोल, एक फैमिली का बंदा एट द टॉप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे बाकी लोगों को मैसेज चला जाता है कि नंबर 1 पर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है। तो जो इन फाइटिंग होती है नंबर 1 बनने के लिए, वो खत्म हो जाती है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ही नंबर 1 रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के परिवार का ही व्यक्ति नंबर 1 रहेगा, शिवसेना में उद्धव ठाकरे अगर जो उनका फैक्शन है वही रहेंगे नंबर 1, है ना। तो इसीलिए निशांत कुमार का, जब वो रिलेक्टेड थे, लेकिन अगर पार्टी को बचाना है और पार्टी की कंटिन्यूटी रखनी है तो नीतीश कुमार के परिवार का व्यक्ति वहां पर होना जरूरी है टॉप पर। इसीलिए निशांत कुमार को वहां पर बनाया गया और रखा गया है। आप सहमत हैं निशांत कुमार, लेकिन वो व्यक्ति हैं, वो नेता हैं जो नंबर 1 वाली पोजीशन के लिए अनुरूप हैं? तो मुश्किल है हाँ, जवाब कहते रहे कि ये सब उनका राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हुआ है कायदे से, और उम्र भी उनकी अब 50 साल की उम्र के व्यक्ति हैं वो, और वो उन राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं रही है। एक बड़ी दिलचस्पी का काम होता है राजनीति में, आपकी निजी दिलचस्पी हो, आप 24 घंटे काम कर सकते हो, आप उस तरह के मैनूवरिंग मैनिपुलेशन में काम करें, तिकड़ा में करें, वो सब बहुत जरूरी होता है राजनीति में, खासतौर से बिहार जैसे प्रदेश की राजनीति में जहाँ इतने क्षेत्रीय दल हैं और सबको साधना, इतने फैक्शंस हैं, इतनी जातियाँ। नीतीश कुमार उसको करके चलते थे। अब वो निशांत नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये अभी पता चलेगा हम लोग को जब वो थोड़े दिन, और अभी तो पहली यात्रा निकली है, वो पूर्वी चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू की है, और ये पहला ही अवसर होगा जब वो सरकार में शामिल होंगे। उनके आसपास किस तरह का सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है और बीजेपी कितना कोऑपरेट करती है। अभी एक उनके बनने का एक जो तात्कालिक कारण था, पहले तो नीतीश कुमार ही रिलक्टेंट थे, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि वो आए, उन्होंने पिछली बार रोका था, ये तो तैयारी हो गए थे। नालंदा की कुर्मी पॉलिटिक्स में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया था कि श्रवण कुमार अगर बन जाते हैं, जो विधायक दल के नेता हैं, अगर वो मंत्री बन जाते हैं और निशांत नहीं बनेंगे तो एक नया पावर सेंटर डेवलप होगा। श्रवण कुमार का 9 बार के विधायक हैं, लगातार मंत्री रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कृष्ण कुमार मंटू को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, जो अमनौर छपरा के एमएलए हैं और कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी चेतना रैली उन्होंने की थी चुनाव के ठीक पहले गांधी मैदान में। तो बीजेपी एक कुर्मी लीडर आगे करेगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सद्भाव दिखा रही है, उसने कृष्ण कुमार मंटू या अवधेश कुमार, जिन 2 लोगों के नाम चल रहे थे जो ठीक ठाक चैलेंजर एक कुर्मी लीडर बन सकते थे, उनको आगे नहीं किया है। तो ये बीजेपी के सद्भाव पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति कैसे आगे चलती है और उनकी पार्टी भी कैसे आगे चलती है। ये बहुत कुछ बीजेपी के ऊपर निर्भर करेगा। आप कुछ ऐड कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि जेडीयू जो है वो बनी कैसे थी? पहले समता पार्टी, यानी नीतीश कुमार आई थिंक उस वक्त तो जनता दल ही था, उससे टूटे थे,
और शरद यादव की पार्टी जेडीयू, वो भी जनता दल से ही टूट करके उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और इन दोनों पार्टीज का मर्जर हुआ था। तो आज जेडीयू में जो है हिस्टोरिकली वो किस पार्टी में था? ओरिजिनल जनता दल, जनता पार्टी हो सकता है या लोकदल, इन टाइप की पार्टीज में होंगे। तो अगर जेडीयू का अस्तित्व बनाए रखना है, इसीलिए एक फैमिली कंट्रोल एट द टॉप जरूरी है, नहीं तो अलग अलग फैक्शनों में बढ़ जाएगी। लल्लन सिंह का अलग फैक्शन, संजय कुमार का, संजय झा का अलग फैक्शन, अलग अलग फैक्शन में बढ़ जाएगी पार्टी, क्योंकि वो बाकी सब लोग बराबर के लीडर हैं। नीतीश कुमार से सब नीचे हैं। अब निशांत कुमार वो ऑरा कैरी नहीं करते हैं, आज के डेट में नहीं करते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इसीलिए पार्टी में उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि वो उसको कैसे मनोवर करते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो जेडीयू जो है वो कोई और व्यक्ति नहीं चला पाएगा, ये भी जान लीजिए। चलाएंगे तो नीतीश कुमार ही चला सकते हैं पार्टी, नहीं तो पार्टी डिसइंटीग्रेट होके, क्योंकि ये लोग ही आए हैं जनता दल से या भाजपा से, धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो सकता है। बाकी जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं उनमें अशोक चौधरी हैं, जेडीयू कोटे से लेफी सिंह है, राजपूत समाज से आती हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। श्रेयसी सिंह की हम बात कर लेते हैं, जरा उनका भी बायो एक बार हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। अजीत जी, श्रेयसी सिंह बहुत देर तक ये चलता रहा कि वो मंत्रिमंडल में होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही हैं, उन तक फोन पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखिए, वो हम लोग को दो बीजेपी के कोटे से दो राजपूत मंत्री थे, एक श्रेयसी सिंह थी और एक संजय सिंह टाइगर थे। एक भागलपुर का इलाका बांका का, दूसरा शाहाबाद का इलाका, दोनों दो अलग अलग इलाकों से थे। दोनों अच्छे नेता थे। संजय टाइगर तो बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं, जीतते हारते रहे हैं। तो ये लग रहा था कि ये दोनों रिपीट होंगे, राजपूत कोटे से कोई नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और श्रेयसी के इर्द गिर्द एक ऑरा जो बना, उनके इर्द गिर्द की एक महिला है, यंग हैं और इंथुजियास्टिक है, आउटरीच करके अपना काम करने का उनका एक तरीका है। दिग्विजय सिंह की बेटी हैं जो बिहार के सबसे अच्छे नेताओं में गिने गए और नीतीश कुमार को चैलेंज करके जो थोड़े से नेता सफल हुए उसमें एक दिग्विजय सिंह थे। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए छोड़ा उन्होंने राज्यसभा और बांका से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़के वो जीते नीतीश कुमार के विरोध के बाद भी। तो कम ही नेता नीतीश कुमार को चैलेंज करके पिछले 20 साल में बिहार में सफल हुए, उसमें दिग्विजय सिंह थे जिनकी बेटी हैं ये। इनकी मां पुतुल कुमारी भी एमपी थी वहां से, बांका से ही। तो एक इन्होंने अपना पहली बार जब ये मंत्री बनी और इनको खेल कूद और दूसरे जो मंत्रालय मिले उसमें इन्होंने अच्छा काम किया। मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है? मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है श्रेयसी सिंह को भी और संजय टाइगर को भी। मतलब उस मामले में राजपूत कोटे में विनय सिंह का नाम चल रहा था जो सोनपुर के विधायक हैं, लेकिन उस मामले में बीजेपी ने कोई प्रयोग नहीं किया है। वहां उन्होंने उन दोनों को रिपीट किया है। अभी जो हम लोग लिस्ट देख रहे हैं और यही लिस्ट फाइनल भी है। जी नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करने जा रहे हैं, तो रोड शो कितनी देर में शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम आपसे जानेंगे। आगे भी लगातार 11 बजे से आप इंडिया टीवी देखते रहिएगा, क्योंकि आज पूरा बिहार पर हमारा फोकस होगा, वहां की तस्वीरें आपके सामने हम रखते रहेंगे। अगर हम जाति के आधार पर भी इस पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो क्या एक बैलेंस मंत्रिमंडल दिखाई देता है अमिताभ जी? हाँ, क्योंकि देखिए फोकस जो है वो कंटिन्यूटी पे है। तो सम्राट चौधरी अगर टॉप पर हैं तो कंटिन्यूटी पे फोकस है और बहुत सारे मंत्री तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है, फ्रेश फेसेस को भी दिया जा रहा है, ताकि बैगेज जो है, एक्सेस बैगेज पुराना जो है वो ना रहे। देखिए बीजेपी और जेडीयू का वहाँ पर सोशल बेस क्या है? बीजेपी और जेडीयू का, बीजेपी वहाँ पर अपर कास्ट और एमबीसीज ओबीसीज का एक वोट बैंक है उसका, और जेडीयू का है लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समाज और लोअर एमबीसी ओबीसीज का उनका एक वोट बेस है। लार्जली इसी सोशल इंजीनियरिंग को केटर करते हुए जो आपको सारे नाम जो हैं वो दिखाई देंगे, इसी प्रोपोर्शन में मंत्रालय रहेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिलीशन जो है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ही आएगा टाइम। तो मंगल पांडे का, जिनका भी जिक्र किया उन्होंने, उन्हें फोन नहीं आया। मंगल पांडे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड नाम था मंगल पांडे का कि वो मंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे वो भारतीय जनता पार्टी के, और इतनी बड़ी जीत मिली है। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी वो प्रभारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये लग रहा था कि बंगाल जीत के बाद मंगल पांडे को इनाम मिलेगा। लेकिन अब बंगाल जीत करके आए हैं और मंगल पांडे मंत्री नहीं बन रहे हैं। उनकी जगह उन्हीं के इलाके से आने वाले
मिथिलेश तिवारी बन रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर में जाके लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, वहां हार गए थे, फिर वापस अपने बैकुंठ पर लौटे और वहां से जीते हैं जहां से पहले हारे थे। तो मिथिलेश तिवारी उनकी जगह बन रहे हैं। एक तो वो इंपॉर्टेंट डिलीशन है मंगल पांडे का, जिसको ध्यान रखना होगा, जिस पर आगे और चर्चा होगी। और इंपॉर्टेंट इंक्लूजन नीतीश मिश्रा का है, जिनको पिछली बार ड्रॉप कर दिया गया था। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, तो इनको इंक्लूड करना, मंगल पांडे को डिलीट, मतलब मंगल पांडे को नहीं करना। मंगल पांडे को आप किसी और राज्य में जिम्मेदारी देकर भेजने की तैयारी है बीजेपी की? में तो काम करेंगे बीजेपी में, हो सकता है संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, हो सकता है नितिन नवीन की टीम में और बड़ी जिम्मेदारी मिले, जनरल सेक्रेटरी बने, कुछ अच्छा हो उनके साथ। लेकिन देखिए, हर नेता की एक इच्छा होती है कि आप सरकार में रहें, तो सरकार में अब नहीं रह रहे हैं वो, ये एक इंपॉर्टेंट डिलीशन है। अब दमदार 10 में बात होगी तमिलनाडु की भी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल है। अब से थोड़ी देर में टीवी के चीफ विजय राज्यपाल से मिलने वाले हैं। 2 दिन में विजय के राज्यपाल से ये दूसरी मुलाकात होगी। कल ही विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय अभी मैजिक नंबर 118 से दूर हैं और इसी के चलते आज होने वाली विजय की शपथ टल गई। तमिलनाडु की जहां विजय की शपथ पर फिलहाल ब्रेक लगा है, टीवी के सुपरस्टार विजय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे और विजय अभी मैजिक नंबर से भी दूर हैं। विजय के पास अभी 112 विधायकों का सपोर्ट है, यानी कि मैजिक नंबर 118 से अभी भी 6 कदम दूर हैं। इसलिए विजय के पास बहुमत नहीं है। वहीं आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरलम जा रहे हैं। टीवी के बहुमत के आंकड़े के लिए वीसीके, पीएमके और लेफ्ट पार्टियों के संपर्क में है और उनसे बातचीत जारी है। वहीं एआईएडीएमके को पार्टी टूटने का डर सता रहा है, इसलिए सभी विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। एआईएडीएमके के विधायक टीवीके को समर्थन के पक्ष में हैं, लेकिन कल ही एआईएडीएमके की तरफ से टीवीके को सपोर्ट न करने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया। आज डीएमके ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है, इसमें एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के नंबर गेम की बात करें तो विधानसभा में कुल 234 सीट है और इसमें बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय के 108 विधायक जीते हैं, लेकिन विजय 2 सीट जीते हैं। ऐसे में 1 सीट से तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे में टीवीके के पास 107 विधायक बचते हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट टीवीके के पास है, तो कुल संख्या हो गई 112 की। बात करें डीएमके कैंप की तो डीएमके के 59 विधायकों के साथ उनके पास कुल 73 विधायक है। वहीं एनडीए कैंप में एआईएडीएमके के 47 विधायक के पास टोटल 53 विधायक हैं। राघवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, फिर भी सरकार है कि बन नहीं पा रही। शपथ ग्रहण समारोह आज का टल गया, तो अब विजय करना क्या चाह रहे हैं, किससे सपोर्ट जुटाना चाह रहे हैं? देखिए, कल जब विजय ने स्टेक क्लेम किया था तब गवर्नर साहब ने उनसे ये कह दिया कि वो नंबर्स के साथ दोबारा अप्रोच करें। उसके बाद अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो लोक भवन के अंदर जा चुके हैं। तो अब एक बड़ा डेवलपमेंट इस लिहाज से लग रहा है कि राघवन से हमारा संपर्क टूट गया। क्या विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ वो पहुंचते हैं तो उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा, वो तुरंत उन्हें शपथ दिला देंगे। और आज सुबह ऐसा हमें बताया गया, सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि विजय ने खुद गवर्नर को कॉल किया और कहा कि वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या वो नंबर्स उन्होंने जुटा लिए हैं, ये एक बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ वीसी के, जैसा आपने बताया, पीएमके और वाम दलों के साथ ये उनकी बातचीत चल रही है। खुद जो तिरुमावलवन है, जो वीसीके के चीफ हैं, उन्होंने कहा है क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इसलिए गवर्नर को उनको अलाउ करना चाहिए कि वो एक बार शपथ ले लें, उसके बाद वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित कर देंगे। दूसरी बात जो आपने बहुत अहम कही वो ये कि बहुत बड़ा धड़ा एआईडीएमके का एक ऐसा है जो विजय को सपोर्ट करना चाहता है और यही धड़ा फिलहाल पुदुचेरी में एक रिसोर्ट में है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 28 एमएलए वहां पर है। तो क्या वो 28 एमएलए जो हैं वो विजय को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या वो एआईडीएमके को तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? ये सारे कयास इस जानकारी का। तो एक बात तो, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी क्विक कमेंट ले लेती हूँ कि अगर मजबूती के लिए देखें तो अगर 28 विधायक भी आकर सीधा एक मुश्त जुड़ जाते हैं तो फिर सरकार सुरक्षित है, फिर कोई स्थिर चिंता सरकार नहीं। बनेगी, स्थिर सरकार बनेगी। सरकार में फिर खरीद फरोख्त की संभावना कम हो जाती है, स्थिरता रहती है सरकार में, और जो मुख्यमंत्री बना उसको डिसीजन लेने में भी आसानी रहती है। अब यहाँ एक समस्या ये आ गई है, जो हम अपनी हम समझ जो हमारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है
कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आपको बहुमत परीक्षण करना है। बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं होता है। ये एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है। इसलिए जब गवर्नर साहब ने कल उनसे मांगा कि आप हमको बहुमत दिखाइए, तो बड़ी हैरानी की बात थी कि आप बहुमत कैसे, आप उनको, उन्होंने एक लिस्ट दी है, आप उनको मौका दीजिए कि विधानसभा में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार पर नहीं कह राज्यपाल के सकता? पास एक विवेक है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनको भरोसा हो कि ये बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन राज्यपाल को या किसी को भी, व्यक्ति को भी, इस देश में लोकतंत्र में जनभावना का ध्यान रखना चाहिए। जी। जीरो से जो पार्टी 108 पहुंची है, वो सरकार बनाना डिजर्व करती है कि 159 से जो पार्टी 59 आई है, 75 से जो 47 आई है, वो डिजर्व करती नहीं तो बवाल हो जाएगा सर, बनेगी तो विजय की ही सरकार। बिल्कुल। बात इसमें यह है कि जो एसआर बोम्मई केस है, जहां तक मुझे समझ है, वो प्री पोल अलायंस की बात करता है। जी। यहाँ पर पोस्ट पोल अलायंस है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो 118 नंबर की आवश्यकता है, वो नंबर लेकर के विजय गए नहीं उनके पास। उनके पास कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है? जो प्री पोल अलायंस में किसी और पार्टी के साथ थी। तो अभी भी 6 का उनका आंकड़ा बचा हुआ है। तीसरी बात है कि गवर्नर को अपना विवेक भी यूज करना है कि एक स्थिर सरकार हो जो 5 साल चले। ऐसी सरकार ना वो अपॉइंट करे कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही डिसमिस हो जाए या 1-1.5-2 साल के अंदर हो जाए। तो स्टेबिलिटी कोशेंट, क्योंकि एंटी डीएमके वोट है, ये तो क्लियर है। अब वो एंटी डीएमके वोट टीवीके को भी पूरा नहीं मिला है और एडीएमके को भी पूरा नहीं मिला है। एडीएमके की भी वोट, एंटी एडीएमके वोट उतना नहीं है, क्योंकि 75 से 53 आए हैं। 47 आ गई। नहीं, 47 कैसे, 53 अलायंस तो 53 आई है, तो 20 सीटें उसकी कम हुई है। एंटी एडीएमके भी वोट है, एंटी डीएमके भी वोट है। और ये जो प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस की बात नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजोरिटी प्रूव करना है। सर मैं तो ये कह रही हूँ कि विजय इतने लोकप्रिय हैं, 0 से 100 मतलब यहाँ पर आकर खड़े हो गए, 6 कदम दूर है बहुमत के लिए, सबका सपोर्ट भी लेने के लिए तैयार है। तो कुछ तो उनके पास अब पेपर वर्क हो गया है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। देखना यह है कि किन किन के सपोर्ट के साथ वो सरकार बनाएंगे, और राज्यपाल से उनकी आज की मुलाकात के बाद जो भी खबर आएगी आप देखेंगे इंडिया टीवी पर लगातार। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त